गुड मॉर्निंग क्लास। इससे पहले हमने इस वीडियो का पार्ट 1 बनाया था, यानी हमने अपना 8th चैप्टर स्टार्ट कर दिया था और उसमें मैंने आपको बताया था कि एलिमेंट्स प्लांट्स के लिए कैसे ज़रूरी होते हैं और पौधों में एलिमेंट्स है या नहीं, या किस भाग में या कैसे, यानी उसको स्टडी करने के मेथड्स हमने देखे थे, राइट। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में कि पौधों के लिए अनिवार्य या मोस्ट एसेंशियल, यानी इनके बिना पौधा अपना जीवन पूरा नहीं कर सकता, यानी जीवन के किसी ना किसी स्टेज या पूरी लाइफ साइकिल के दौरान प्लांट को इन एलिमेंट्स यानी इन तत्वों की या इन खनिज पोषक तत्वों की आवश्यकता होती ही है। अगर ये नहीं होंगे तो पौधे अपनी लाइफ साइकिल पूरी नहीं कर पाएंगे या जीवित नहीं रह पाएंगे। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ प्लांट, या पौधों के लिए अनिवार्य तत्व। ठीक है, तो इसमें क्या आते हैं, खनिज तत्व आते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, मिनरल न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मिनरल न्यूट्रिएंट्स या खनिज पोषक, हिंदी में मैं कहूँ तो। मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देती हूँ क्या कहते हैं हिंदी में इसे, खनिज पोषक। ठीक है, ये इसका नाम है। ठीक है, खनिज तत्व यानी मिनरल एलिमेंट्स जो पोषक की तरह काम करते हैं, खनिज पोषक या मिनरल न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। इसके बाद एक बात आती है कि पृथ्वी पर अब तक 105 एलिमेंट्स खोजे जा चुके हैं। आपने 11th में पढ़ा था, राइट। टोटल 105 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो 105 एलिमेंट्स में से सिर्फ 60 ऐसे एलिमेंट्स हैं, सिर्फ 60 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो पौधों के अंदर पाए गए हैं, यानी किसी ना किसी प्रकार से ये 60 पौधों के काम में आए हैं, यानी पौधों के अंदर इन्हें डिटेक्ट किया गया है। तो देखिए 60 आउट ऑफ 105 एलिमेंट्स आर फाउंड इन प्लांट्स। ठीक है, फिर इसके बाद इन 60 में से भी सिर्फ 17, ओनली 17 रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल ग्रोथ, यानी एक सामान्य लाइफ साइकिल जीने के लिए, यानी नॉर्मल ग्रोथ के लिए, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 17 एलिमेंट्स की आवश्यकता होती है। अगर ये नहीं हो तो इनके बिना प्लांट की लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होगी। इसीलिए इन एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है, एसेंशियल एलिमेंट्स या अनिवार्य तत्व कहा जाता है, क्योंकि ये तो चाहिए ही चाहिए, इनके बिना कोई काम नहीं चलेगा। ठीक है, फिर जो रेस्ट यानी 60 में से 17 के बाद जितने भी बचे, कितने बचते हैं, 60 में से 17 हटाए तो 43 बचते, राइट। तो बचे हुए 43 एलिमेंट्स को हम नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स या अनावश्यक तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स या अनावश्यक तत्व। ठीक है, अब कोई तत्व एसेंशियल बने, यानी ये 17 को हम एसेंशियल क्यों गिनते हैं। एक तो हमें पता है कि लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए चाहिए, ग्रोथ के लिए चाहिए, लेकिन इसमें क्या क्या फीचर्स या क्या क्या गुण होने चाहिए, तो वो देखते हैं। पहला गुण क्या होना चाहिए, रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ब्रैकेट में क्या लिखा है, नेसेसरी फॉर लाइफ साइकिल, यानी रिक्वायर्ड यानी ज़रूरत होती है किसके लिए, ग्रोथ यानी वृद्धि, रिप्रोडक्शन यानी जनन के लिए, अर्थात अपने पूरे जीवन चक्र के दौरान पौधे को इनकी ज़रूरत पड़नी ही चाहिए, रिक्वायर्ड, ज़रूरी होते हैं ये। अगला पॉइंट क्या है, नेसेसिटी शुड बी स्पेसिफिक। नेसेसिटी शुड बी स्पेसिफिक का क्या मतलब है, यानी इनकी जो उपयोगिता है वो विशेष होनी चाहिए। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे अगर किसी को सिंपल एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं जिन्हें खाने में सिर्फ चावल चाहिए होता है, वो बाकी ग्रेन्स नहीं खाते, यानी अगर उनको बाकी ग्रेन से एलर्जी टाइप या जो भी रीज़न हम समझें, उनको चावल चाहिए ही चाहिए, उनके बिना उनका खाना डाइजेस्ट नहीं होता। यानी चावल क्या हो गया, स्पेसिफिक हो गया, चावल चाहिए ही चाहिए, राइट। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चावल खाना पसंद नहीं करते, उन्हें रोटी चाहिए ही चाहिए, यानी स्पेसिफिक हो गया ना, रोटी मिलेगी तभी खाना खाया जाएगा, नहीं तो नहीं खाया जाएगा। कुछ को चावल चाहिए, चावल मिलेगा तभी खाना खाया जाएगा, नहीं तो नहीं खाया जाएगा। अब ह्यूमंस में ये तो मूड पर डिपेंड करता है, राइट। प्लांट्स में ये उनके मूड पर डिपेंड नहीं करता, उन्हें चाहिए मतलब चाहिए, यानी कार्बन चाहिए तो चाहिए, उसके बिना लाइफ साइकिल ही नहीं पूरी होगी। ऑक्सीजन चाहिए तो चाहिए, वरना काम नहीं चलेगा। जैसे हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, ऑक्सीजन की जगह हमें कोई दूसरी गैस दे दी जाए, नाइट्रोजन दे दी जाए, तो हमारा काम चलेगा,
नहीं चलेगा ना, क्योंकि हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन ही चाहिए बाइंड होने के लिए, राइट। तो ऐसे वो विशेष रूप से ज़रूरी होते हैं, मतलब ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन, कार्बन की जगह पर कार्बन चाहिए तो कार्बन ही चाहिए, कुछ और से काम नहीं चलेगा, ऐसा, ठीक है। रिप्लेसेबल नहीं होते, विशेष रूप से वो काम होना चाहिए, ये चाहिए तो यही चाहिए, इसी की ज़रूरत है, इसी से काम चलेगा, कुछ दूसरा काम चलाओ जुगाड़ नहीं चलेगा। स्पेसिफिक, विशेष रूप से यही आवश्यक होते हैं। अगला पॉइंट क्या है, डायरेक्टली इंक्लूडेड इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, यानी जो उपापचयी प्रक्रिया होती है, जैसे खाना बनना, एनर्जी फॉर्मेशन और श्वसन, फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में होता है, और फोटोसिंथेसिस के साथ साथ ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है जो हम अगली यूनिट में पढ़ेंगे। तो ये सारी क्या है, डायरेक्ट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है, यानी यहाँ पर खाना बन भी रहा है और टूट भी रहा है ना। एक तो खाने का फॉर्मेशन हो रहा है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, फिर एनर्जी भी बन रही है उससे और एनर्जी का यूटिलाइजेशन भी हो रहा है, राइट। तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ होती है, यानी ये सारी जो प्रक्रिया होती है, इन सब में जो एलिमेंट्स आवश्यक हैं, यानी ये जो 17 एलिमेंट्स है, ये डायरेक्ट रूप से भाग लेने चाहिए। डायरेक्ट रूप से भाग कैसे, अब मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे क्लोरोफिल के फॉर्मेशन में मैग्नीशियम बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो उसका स्ट्रक्चर बनाता है, यानी क्लोरोफिल बनाने में ही काम में आ रहा है वो, राइट। मैग्नीशियम नहीं हुआ तो क्लोरोफिल नहीं बनेगा, क्लोरोफिल नहीं बनेगा तो प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, है ना। Mg चाहिए ही चाहिए। तो इस तरह डायरेक्टली इन्वॉल्व है, खुद प्रेजेंट है तभी काम चल रहा है ना, तो डायरेक्टली इंपॉर्टेंट होना चाहिए। जैसे कुछ रिएक्शन होती है जिसमें आयरन Fe कैटेलाइजर यानी उत्प्रेरक की तरह काम करता है या आवश्यक होता है, या उसकी एक्टिविटी के बिना वो रिएक्शन ही नहीं होती है, ऐसे कुछ रिएक्शंस हम पढ़ेंगे। तो ऐसे वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए, सीधे तौर पर उसका संबंध होना चाहिए, डायरेक्ट कांटेक्ट होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ एवरी एलिमेंट शुड हैव स्पेसिफिक कैरेक्टर, यानी अगर इन 17 में से किसी एक तत्व की भी कमी हो जाए तो उसकी कमी का लक्षण स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए और विशेष प्रकार का लक्षण होना चाहिए। जैसे आयरन की कमी हो रही है तो पत्तियां पीली पड़ रही है, ठीक है, पत्तियां पीली पड़ रही है मतलब आयरन की कमी हो रही है, डायरेक्ट सिम्टम दिखना चाहिए, ठीक है। पत्तियां झड़ रही है मतलब एब्सिसिक एसिड ज़्यादा हो रहा है और कोई एलिमेंट की कमी है, कौन सा एलिमेंट वो डायरेक्ट पता चलना चाहिए, ऐसे स्पेसिफिक कैरेक्टर। जैसे पत्ती पर कई जगह पे ग्रीन कलर धीरे धीरे जा रहा है, कुछ जगह पे ऐसे स्पॉट से बन रहे हैं जहाँ पर ग्रीन कलर जा रहा है, यानी मैग्नीशियम की कमी हो रही है ना। जी, मैग्नीशियम क्लोरोफिल बनाता है, क्लोरोफिल ग्रीन कलर का होता है, तो वो धीरे धीरे जा रहा है मतलब उसकी कमी हो रही है, तो डायरेक्ट दिखना चाहिए, उसकी कमी का लक्षण डायरेक्ट दिखना चाहिए, राइट। जैसे हमें प्यास लग रही होती है तो हमें लाइक हमारी बॉडी में पानी की कमी होती है तो हमें डायरेक्ट प्यास लगती है, राइट, सीधे पता चलता है कि पानी की कमी है इसलिए चाहिए। बॉडी में ग्लूकोज की कमी होती है तो चक्कर आते हैं, हाँ सीधे पता चल रहा है, हाँ ग्लूकोज नहीं है इसलिए चक्कर आया है, राइट। तो ऐसे कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर होने चाहिए। अब जैसे मैंने आपको ग्लूकोज का एग्जांपल दिया, ग्लूकोज नहीं है इसलिए बॉडी वीक हो गई है और चक्कर आने लग गया, पर इसका कुछ और रीज़न भी हो सकता है, राइट, लो बीपी भी हो सकता है ना। तो ऐसे कुछ फैक्टर्स होंगे जो एक दूसरे को क्रॉस अप करेंगे, लेकिन स्पेसिफिक कैरेक्टर साफ होना चाहिए। तो ये 4 कैरेक्टर होने चाहिए किसी भी एसेंशियल एलिमेंट या अनिवार्य तत्व में। अब क्या होता है, अनिवार्य तत्वों को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है, यानी अनिवार्य तत्व 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट और एक होता है माइक्रो। अब इसको हम नाम से समझते हैं, मैक्रो मतलब थोड़ा बड़ा और माइक्रो मतलब थोड़ा छोटा। न्यूट्रिएंट्स तत्व एलिमेंट्स हमें पता है ऑलरेडी साइज में बहुत छोटे हैं, उनमें भी क्या होता है जो मैक्रो यानी ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए और माइक्रो जो कम क्वांटिटी में चाहिए, ठीक है। तो मैक्रो और माइक्रो। अब मैक्रो को हिंदी में क्या कहते हैं, वृहत। इसको दूसरे नामों से क्या जाना जाता है, इन्हें प्रधान पोषक तत्व भी कहते हैं और गुरु पोषक तत्व भी कहते हैं। जबकि माइक्रो को क्या कहते हैं, लघु, सूक्ष्म, गौण, लघु या अप्रधान, ठीक है। ये 17 के 17 चाहिए ही चाहिए, ठीक है।
पर ज़्यादा संख्या में ये चाहिए और कम संख्या में ये चाहिए। अब ज़्यादा संख्या तो कितनी ज़्यादा संख्या, कितने अमाउंट में चाहिए, तो 1 से लेके 10 मिलीग्राम प्रति ग्राम इसकी आवश्यकता होती है। कहाँ पर, उसके 1 ग्राम शुष्क भार में, यानी पौधे का अगर हम 1 ग्राम शुष्क भार लें और उसमें देखें तो उसमें 1 से लेके 10 मिलीग्राम तक ये तत्व उपस्थित होते हैं। ये हो गया एक मात्रक, है ना, एक मात्रक हो गया मिलीग्राम प्रति ग्राम, ठीक है। इसका दूसरा मात्रक क्या हो गया, जैसे हम पढ़ते हैं ना, ये एसआई यूनिट है और ये स्टैंडर्ड यूनिट, ये एसआई यूनिट और ये दूसरी यूनिट है, राइट। वैसे ही मात्रक अलग अलग है, ठीक है। ये तो हो गया एक मात्रक। दूसरा मात्रक क्या है कि ज़्यादा होना चाहिए, कितने से, 10 मिलीमोल प्रति किलोग्राम से। फर्क दिख रहा है, ये ग्राम में था, ये किलोग्राम में आ रहा है, ठीक है। तो ये फर्क समझो, ये अलग अलग मात्रक हैं। कितना, 1 से 10 मिलीग्राम प्रति ग्राम होना चाहिए 1 ग्राम शुष्क भार में, या फिर 10 मिलीमोल किलोग्राम से ज़्यादा होना चाहिए, मोर देन 10 मिलीमोल किलोग्राम, ठीक है। और यहाँ पर इसका क्या मान होता है, एक मात्रक क्या है, लेस देन, यानी यहाँ पे 1 से 10 था तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 से कम मिलीग्राम प्रति ग्राम, कितने में, 1 ग्राम शुष्क भार में। अब इसका दूसरा मात्रक क्या है, जैसे यहाँ पे 10 मिली मोल था, यहाँ पे क्या होगा, 10 मिलीमोल केजी से कम, लेस देन 10 मिलीमोल केजी, ठीक है। तो ये दो अलग अलग मात्रक हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, मैम ने तो ये बताया था वो बताया था, कितना, 1 से 10 मिलीग्राम या 10 मिलीमोल से ज़्यादा मैक्रो, और माइक्रो कितना, 1 मिलीग्राम प्रति ग्राम से कम या 10 मिलीमोल से कम, ठीक है। अब ये एलिमेंट है कौन कौन से, यानी मैक्रो एलिमेंट में कौन आता है और माइक्रो एलिमेंट में कौन आता है। मैक्रो में 9 तत्व आते हैं और ये इसमें 8 तत्व आते हैं, होगा ना टोटल 17। तो 9 एलिमेंट मैक्रो में आते हैं और 8 एलिमेंट माइक्रो में आते हैं। अब ये कौन कौन से हैं, अब ये जो एलिमेंट्स है ना जो यहाँ पे दे रखे हैं ये हमें याद होने चाहिए। जैसे हम आवर्त, पिछली साल हमने आवर्त सारणी बनाने के लिए वो ट्रिक बनाई थी, एनालॉजी बना के याद किया था, है ना, हे ली ना ने लीजा से, राइट, ऐसे करके हमने एनालॉजी बना के याद किया था। वैसे ही इनको भी आपको एनालॉजी बनाकर याद करना पड़ेगा क्योंकि ये पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए मैक्रो एलिमेंट कौन है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीशियम और कैल्शियम, 9 है टोटल, ठीक है। फिर बाकी के 8 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में कौन आता है, आयरन, बोरॉन, मैंगनीज, कॉपर, जिंक, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन और निकल, ये इनमें आते हैं। अब इसके अलावा क्या है, एक एक्सेप्शन है, यहाँ पे जो आयरन और बोरॉन है ना, कभी कभी इन्हें इंटरमीडिएट न्यूट्रिएंट्स भी कहा जाता है या मध्यवर्ती न्यूट्रिएंट्स भी कहा जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ये इन दोनों के बीच की सांद्रता में भी उपस्थित होते हैं, यानी कभी इस सांद्रता में प्रेजेंट होते हैं पौधे में और इसमें आवश्यक है, और कुछ पौधों में इस सांद्रता में आवश्यक है और इसमें प्रेजेंट है और उतना ही आवश्यक होता है, इसलिए इसको मध्यवर्ती कहते हैं। कौन, आयरन और बोरॉन, ठीक है। इसके अलावा जो तत्व होते हैं जो आवश्यक तो है वो कौन सा है, सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट और सिलीनियम, 4 हैं। कौन है, सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट और सिलीनियम, सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट और सिलीनियम, ये 4 अलग से, इन 17 के अलावा अलग से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इन्हें क्या, बेनिफिशियल या फंक्शनल एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, बेनिफिशियल या फंक्शनल। बेनिफिशियल मतलब लाभदायक, फंक्शन मतलब क्रियात्मक एलिमेंट्स, ठीक है। अब क्या होता है, ये हो गया बेसिक क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब इनमें से क्या होता है, कुछ बहुत ज़्यादा
जैसे ये है, ये 9, इनमें से कुछ बहुत ज़्यादा चाहिए, कुछ बहुत कम चाहिए, तो इनको भी आगे कई बार बांटा जाता है और पूछा भी जाता है। मैं आपको अब थोड़ी देर में बताती हूँ कि इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं। पहले देख लेते हैं कि ये क्या है। तो NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम को प्राइमरी मेगा न्यूट्रिएंट्स कहते हैं और कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर को सेकेंडरी मेगा न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। अब इसमें से अपनी जो बोर्ड एग्जाम्स होती है उनमें क्या पूछा जाता है, उनमें आपको पूछ सकते हैं कि एसेंशियल एलिमेंट्स की परिभाषा क्या है और इसे आगे विभाजित कीजिए। तो आपको ये पूरा याद होना चाहिए ना, ये इसकी परिभाषा भी, कैसे मापा जाता है, इसके तत्व भी, ठीक है। और जो हमारी नीट वाली एग्जाम है उसमें इस पर कैसे क्वेश्चन आता है, उसमें हमें पता है ABCD करके ऑप्शंस आते हैं। तो हो सकता है आपको ऑप्शन में दे दिया हो, पहले में दे दिया है कैल्शियम, सॉरी कार्बन, दूसरे में दे दिया है मैग्नीशियम, तीसरे में दे दिया है सल्फर और चौथे में दे दिया है कैल्शियम। अब इनमें से आपको पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है या कौन सा वृहद पोषक तत्व नहीं है। तो आपको सल्फर को सिलेक्ट करना होगा ना, सॉरी मैंने चारों सेम जगह के दे दिए क्या, सॉरी, यहाँ पे हम डाल देते हैं क्लोरीन डाल देते हैं, ठीक है। अब इनमें से आपको पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट या वृहद पोषक तत्व नहीं है, तो आंसर हमारा क्लोरीन हो गया ना। इसीलिए हमें ये सारे तत्व याद होने चाहिए कि कौन सा किस में आता है, और इस पर भी क्वेश्चन आए हुए हैं, आते रहते हैं इन पर क्वेश्चन। ये थोड़ा टफ है क्योंकि ये क्या है, पूरा मेमोरी बेस्ड है, पूरा उसको याद करना है ना, और ऐसे कुछ नया इंटरेस्टिंग वाली बात भी नहीं है इसमें, इसको बस याद करना है, ठीक है। इस पर क्वेश्चंस आते रहते हैं। अब हम क्या देखेंगे, अब हम कुछ एलिमेंट्स और देखते हैं। अब एसेंशियल एलिमेंट्स यानी जो अनिवार्य तत्व थे उन्हें और भी बांटा गया है, और बांटा गया यानी दूसरे आधार पर। आधार क्या है इस समय उनको बांटने का आधार क्या है, उनका फंक्शन या उनका काम या उनके द्वारा किए गए कार्य। तो पहला क्या है, संरचनात्मक तत्व। संरचनात्मक तत्व यानी जो स्ट्रक्चर यानी संरचना बनाने में काम आ रहे हैं। संरचना किसकी बनेगी, तो इसको हम कोशिका लेवल पर देखते हैं। तो कोशिका लेवल पर क्या क्या बनता है, सेल, DNA, RNA, जो कोशिका बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट है वो नहीं होंगे तो कोशिका भी नहीं बनेगी। फिर दूसरे तत्व क्या हो गए, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, है ना। तो जो तत्व ये पांचों चीज़ें बनाने में काम आते हैं, जो क्या है संरचना का भाग है पौधे की, वो क्या कहलाते हैं, संरचनात्मक तत्व या स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स। ये कौन होता है, सिंपल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये देखिए स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन क्या बनाते हैं, जैव रसायन या बायोकेमिकल्स बनाते हैं, जैसे DNA, RNA, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ठीक है। दूसरा है एनर्जी रिलेटेड एलिमेंट्स या ऊर्जा संबंधित एलिमेंट। अब पौधे में ऊर्जा का सबसे इंपॉर्टेंट या और सबसे छोटी इकाई क्या है, ATP, है ना। सब में होती है, प्लांट्स और एनिमल्स में ऊर्जा की इकाई ATP होती है। तो ATP बनाने में कौन सा एलिमेंट काम आता है, फॉस्फोरस। और ATP किससे बनता है, ग्लूकोज से। तो ग्लूकोज बनाने के लिए हमें क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। तो क्लोरोफिल के अंदर क्या होता है, मैग्नीशियम। तो इस तरह से फॉस्फोरस और मैग्नीशियम, फॉस्फोरस जो ATP बनाने में काम आता है, मैग्नीशियम जो क्लोरोफिल बनाने में काम आता है, ये कौन हो गए, एनर्जी रिलेटेड एलिमेंट्स हो गए। फिर एंजाइम एक्टिवेटर्स या एंजाइम सक्रियक, यानी किसी भी एंजाइम को सक्रिय रूप से अपना कार्य करने के लिए इन एंजाइम की आवश्यकता होती है, यानी ये एंजाइम इन एलिमेंट्स की आवश्यकता होती है। यानी अगर ये तत्व नहीं तो एंजाइम भी अपना काम नहीं करेगा, एंजाइम अपना काम नहीं करेगा तो पौधे की एक्टिविटी बंद हो जाएगी, यानी पौधा डेड यानी मृत हो जाएगा। तो ऐसे कौन से हैं एलिमेंट्स यहाँ पर है मैंगनीज, मैग्नीशियम, मॉलिब्डेनम और जिंक। मैंगनीज, मैग्नीशियम, मॉलिब्डेनम और जिंक। लास्ट है ऐसे
एलिमेंट्स या तत्व जो पौधे के अंदर होने वाली परासरण की क्रिया, कोशिका के अंदर होती है ना, हमने पहले पढ़ा था ये परासरण की क्रिया यानी ऑस्मोटिक एक्टिविटीज, उसके लिए उत्तरदायी हो। ऐसा कौन है? पोटेशियम और क्लोरीन, पोटेशियम और क्लोरीन। अब देखिए ये जो टाइप है ना, ये आपको याद नहीं रखना, बस आपको ये पढ़ा हुआ होना चाहिए। इस पर क्वेश्चन वैसे तो नहीं आते और ये आपको धीरे धीरे याद भी हो जाएंगे। जैसे एंजाइम एक्टिवेटर्स है, अगला चैप्टर हमारा एंजाइम पर ही है, तब भी हमें इनको याद करना पड़ेगा। एटीपी में फॉस्फोरस काम आता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, ये हमें पता ही है। डीएनए और आरएनए की स्ट्रक्चर और प्रोटीन वगैरह की स्ट्रक्चर बनाने में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आता है। ये तो सबसे इजी बातें हैं, राइट? तो इन्हें याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये अगर बाई चांस पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ें होती हैं, ठीक है? इसीलिए आपको बताया जा रहा है, ठीक है? इसके बाद अगला टॉपिक जो आता है वो क्या होते हैं? नॉन मिनरल एलिमेंट्स। नॉन मिनरल एलिमेंट्स या अखनिज तत्व। अखनिज तत्व कौन से होते हैं? जैसे नॉर्मल हमें पता है कि पौधे को तत्व कहाँ से मिलते हैं, है ना? एसेंट ऑफ सैप, सैप से मिलते हैं। सैप कहाँ से आता है? रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं यानी मृदा से मिलते हैं, पानी के साथ घुले हुए। लेकिन कुछ तत्व ऐसे हैं जो सीधे वायुमंडल से अवशोषित किए जाते हैं। इस कारण से, क्योंकि वो मृदा जल से नहीं मिलते और वायुमंडल से अवशोषित किए जाते हैं, इस कारण से इन्हें क्या कहा जाता है? नॉन मिनरल एलिमेंट। पहले इनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन चारों को इंक्लूड किया गया था, पर हमें पता है नाइट्रोजन को पौधे सीधे एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। नाइट्रोजन वातावरण में है तो बहुत सारी, लेकिन अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में, N2 फॉर्म में, राइट? पिछले साल हमने N2 साइकिल पढ़ी थी, तब हमने देखा था कि वर्षा जल के थ्रू नाइट्रोजन ज़मीन पर गिरती है, मृदा पर, और वहाँ पर कुछ बैक्टीरियाज अपना काम करके उसको नाइट्रेट और नाइट्राइट में चेंज कर देते हैं और फिर पौधा इसे अब्जॉर्ब करता है ना? इसीलिए अब नाइट्रोजन को यहाँ से हटा दिया गया है, इसलिए मैंने नाइट्रोजन के आगे क्रॉस लगाया था। तो अब यानी क्या मतलब हो गया कि नॉन मिनरल एलिमेंट्स जो वातावरण से या वायुमंडल से प्राप्त होते हैं, उनमें कौन आया? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है? इनमें से कार्बन और ऑक्सीजन तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से मिल जाता है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, कई बार H2O यानी जल से प्राप्त होता है। बाकी जो खनिज तत्व होते हैं वो मृदा द्वारा अवशोषित किए जाते हैं जल के साथ, ठीक है? अब क्या होता है? अब जल ने अवशोषित कर लिया, ठीक है? अब कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं, हमें पता है पौधे के अंदर खाने का भी ट्रांसपोर्ट होता है, राइट? खाना यानी भोजन जो बन रहा है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, उसका भी ट्रांसपोर्ट होता है फ्लोएम के थ्रू, है ना? तो पौधे में मिनरल्स भी क्या होते हैं? कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जो चल सकते हैं, चलनशील, यानी ऐसे फ्लोएम में मिलके या जाइलम के साथ पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ठीक है? जब उनका यूज़ होता है वो ऐसे होते हैं कि हाँ ठीक है, यहाँ मेरा काम हो गया, तो यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी में तो थोड़े को उस वाली पत्ती के पास भेज देते हैं, या वहाँ पे नया फ्रूट बन रहा है तो थोड़े उस तरफ चले जाते हैं। यानी ये ऐसे मूव कर सकते हैं, जो ऐसे घूम सकते हैं, चल सकते हैं, उन्हें हम चलनशील तत्व या चलनशील पोषक तत्व कहते हैं। और जो ऐसे नहीं जा सकते या जिनमें ये क्षमता नहीं होती है, उन्हें क्या कहते हैं? अचल। अचल यानी नहीं चल सकते, या इंग्लिश में मैं कहूँ तो चलने फिरने को मोबाइल एलिमेंट्स कहते हैं, और जो नहीं जा सकते उन्हें इमोबाइल एलिमेंट्स कहते हैं। अब इन्हें परिभाषित ऐसे नहीं किया जाता, इन्हें परिभाषित कैसे किया जाता है कि जो पौधे के एक भाग से दूसरे भाग पर स्थानांतरित हो सकते हैं, ऐसे। ये तो सिंपल वाली हो गई। इसकी और क्लासिफाइड परिभाषा क्या है? इसमें क्या होता है कि जिन पौधों की कमी सबसे पहले मैच्योर या परिपक्व पत्तियों में दिखाई देती है, वो होते हैं एच मोबाइल या चल या संचरणशील तत्व, और जिनकी कमी सबसे पहले तरुण पत्तियों यानी यंग लीव्स में दिखाई देते हैं, वो होते हैं अचल एलिमेंट्स। अब ये आपको पता होना चाहिए कौन से होते हैं।
चलनशील या संचरणशील कौन से होते हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक और मॉलिब्डेनम। और अचल कौन से होते हैं? कॉपर, सल्फर, आयरन और मैग्नीज। अब क्या है, इनमें से हम क्या देखेंगे, हमने जो 17 एलिमेंट्स पढ़े, अब उन 17 के 17 के हम सिम्टम्स यानी वो पौधे में क्या काम करते हैं और उनकी कमी से पौधे में क्या सिम्टम्स या लक्षण दिखाई देते हैं वो पढ़ेंगे, या इनकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है वो। अब इनमें आपको याद रखने वाली बातें कौन सी होगी जो मैं अभी बताऊंगी, है ना, क्योंकि इतने सारे एलिमेंट्स है 17 के 17, उन सब के आपको काम वगैरह याद नहीं होंगे और उनकी कमी के लक्षण भी क्या है, काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। तो हमें क्या करना है, कुछ बीमारियां होती है यानी कुछ रोग उत्पन्न होते हैं तत्वों की कमी से, उन तत्वों को, उन रोगों को याद रखना है, यानी जो रिपीटिवली पूछे गए हैं उनको। और जो बच्चे नीट के पर्सपेक्टिव से ये सब देख रहे हैं उन्हें तो ऑब्वियसली सारे ही याद करने हैं, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि एलिमेंट्स की कमी से क्या हो रहा है, कौन से तत्व आ रहे हैं, ठीक है, और कौन सा रोग उत्पन्न हो रहा है, और उसके बाद इनके अवशोषण की विधि, यानी मृदा जल से ये अवशोषित कैसे होते हैं। ऐसे तो हमें पता है पानी के साथ ही अवशोषित होते हैं, पर इसकी भी विधि है, ठीक है। तो वो 3 प्रकार से होता है, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।